अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अस्थमा के इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट। ओके, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से है? इन्वेस्टिगेशंस मेनली स्पायरोमेट्री है, स्पायरोमेट्री है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रायल्स, ओके। उसके अलावा HRCT, एक्सरसाइज टेस्ट, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट, ठीक है। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हमने करने होते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं एक करके इनमें से। अब डिस्कस करते हैं स्पायरोमेट्री को। स्पायरोमेट्री क्या है? इसमें हमने क्या करना होता है? हमने वॉल्यूम मेजर करना होता है, लंग के वॉल्यूम को मेजर करना होता है। कौन सा वॉल्यूम? FEV1 को हमने मेजर करना होता है, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक है हमारे लिए। तो FEV1 इसका कंडीशन है अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए। अगर FEV1 अगर ग्रेटर देन 12%, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर के देने के बाद अगर FEV1 जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है फर्स्ट सेकेंड में, अगर वो 12% इंक्रीज हो जाए ब्रोंकोडायलेटर के बाद देने के बाद, तो वो क्या है? हमारे पास डायग्नोस्टिक है अस्थमा के लिए। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 20%, ठीक है, डायर्नर वेरिएशन हो, ठीक है, डायर्नर वेरिएशन हो, ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड। FEV1 अगर उसमें ग्रेटर 20% डायर्नर वेरिएशन हो, मतलब शाम टाइम 20% उसमें डिक्रीज हो जाए, ठीक है, वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक है अस्थमा के लिए। सिमिलरली अगर FEV1 15% कम हो जाए, FEV1 अगर 15% डिक्रीज हो जाए आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है, आफ्टर एक्सरसाइज अगर 15% कम हो जाए, तो FEV1 कम हो जाए, तो ये क्या है? हमारे पास डायग्नोस्टिक है, ठीक है, अस्थमा के डायग्नोस के लिए ये 3 पॉइंट्स हमने देखना होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक और इन्वेस्टिगेशन जो है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, ठीक है। इसमें हमने क्या कर देखना होता है? उसका रेट देखना होता है, ठीक है। फ्लो रेट देखना होता है, एक्सपायरेटरी जो फ्लो होता है, ठीक है, एयर के। तो अगर 70% है, ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, तो वो क्या है? माइल्ड अस्थमा है, ठीक है। अगर 40 to 69% है, तो ये क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 40% से कम है, तो फिर ये क्या है? सीवियर अस्थमा है, ठीक है। और अगर 25% से भी कम है, इसे कहेंगे रिस्पायरेटरी अरेस्ट, बंदे को रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रायल्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने के बाद अगर उसके जो वीजिंग है और जो ब्रेथलेसनेस है अगर वो कम हो जाए, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है हमारे लिए। उसके अलावा हम HRCT भी कर सकते हैं, HRCT टू डिटेक्ट ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए HRCT भी कर सकते हैं, ठीक है, करना होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज टेस्ट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद हम उसके जो हमने जो FEV1 किया था वही वाला टेस्ट है ये एक्सरसाइज टेस्ट। उसके अलावा मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? एक केमिकल होता है जो क्या है, उसका नाम क्या है? उसका है मेथाकोलिन। उसको क्या करना होता है? इनहेल करना होता है। इनहेल करने से अगर अगर उस पेशेंट में अगर ट्रिगर हो जाए और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, ठीक है, ट्रिगर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, तो हम कहेंगे ये टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर नहीं हो जाए तो ये निगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव इसका मतलब उसको उस पेशेंट को क्या है? अस्थमा है और मेथाकोलिन से वो उसे एलर्जी है, ठीक है। तो एक एलर्जन टेस्ट है। इसी तरह स्किन प्रिक टेस्ट होता है। इसमें स्किन के अंदर प्रिक करना होता है एलर्जन को, और उसके अंदर व्हील्स को देखना होता है, और रेडनेस वगैरह जो होता है, इंड्यूरेशन वगैरह होता है, उसे देखना होता है, ठीक है। अगर ये स्किन टेस्ट से हम मिसाल उसका जो एलर्जिन, ये भी एक एलर्जिन टेस्ट है, देखना होता है कि उसको ये स्पेसिफिक एलर्जिन से
ट्रिगर होता है या नहीं होता है। तो उसको देखने के लिए हम मेथड को स्किन प्रिक टेस्ट करना होता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अस्थमा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा को। मैनेजमेंट, ठीक है, अब हम मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा एम ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हमारा एम ऑफ मैनेजमेंट ये है कि हम ऑब्टेन एंड मेंटेन द साइंस एंड मेंटेन द सिम्टम्स। ठीक है, ये हमारा एक गोल है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा गोल हमारे पास क्या है, एवॉइडेंस ऑफ एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स जो है उनसे हमने एवॉइडेंस करना है। तो ये मैनेजमेंट गोल्स है हमारे पास। उसके बाद अब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना होता है, हमने स्टेप वाइज अप्रोच अपनाना होता है। स्टेप वाइज अप्रोच। ओके गाइस, तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या है, हमने उसके जो साइंस और सिम्टम्स है, उसके जो सीवियरिटी है, उस हिसाब से हमने चलना होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास ओकेजनल यूज़ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, और ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हमने कब देना होता है, अगर उसके जो वीजिंग है वो क्या हो, माइल्ड हो। ठीक है, इंटरमीडिएट हो। ठीक है, और लेस देन 1 वीक हो। ठीक है, ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन अगर वो लेस देन 1 वीक हो और इंटरमीडिएट हो, और लेस देन 2 नॉकटर्नल एपिसोड्स। ठीक है, नॉकटर्नल एपिसोड्स हो। ठीक है, लेस देन 2 नॉकटर्नल एपिसोड्स हो पर मंथ। ठीक है, पर मंथ अगर लेस देन 2 नॉकटर्नल एपिसोड्स हो फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए अगर लेस देन 2 नॉकटर्नल एपिसोड्स हो, उस वक्त भी हम ओकेजनल यूज़ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। स्टेप 2 हमारे पास है रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी। इसमें क्या करना होता है, थेरेपी, इसमें हमने जो पेशेंट है उसको देना होता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना होता है। ठीक है, तो इसके इंडिकेशंस क्या है, अगर अस्थमा है, ठीक है, वो एक्जर्बेशन हो रहा है। ठीक है, अस्थमा एक्जर्बेशन है फॉर लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, अगर उस पर एक्जर्बेशन है, उस वक्त हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। और ये हमारे सबसे पहले जो है ना, इसको लो डोज में यूज़ करना होता है। ठीक है, मेनली जो है हमारे पास बुडोसेनाइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो यूज़ करते हैं मेनली। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो इसके लिए इंडिकेशन है वो है कि अगर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं पेशेंट ग्रेटर देन 3 वीक्स। ठीक है, ग्रेटर देन 3 टाइम्स पर वीक अगर वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त भी हम ICS देंगे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। उसके अलावा अगर सिम्टम्स है, ठीक है, सिम्टम्स है वो क्या हो रहे हैं, ग्रेटर देन 3 टाइम्स पर वीक। ठीक है, पर वीक ग्रेटर देन 3 टाइम्स अगर उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उस वक्त भी हम क्या करेंगे, रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी देंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 ये है कि अगर रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी से अगर कंट्रोल ना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके एड ऑन थेरेपी देते हैं। ठीक है, एड ऑन थेरेपी क्या है, इसमें क्या करना होता है, हमने ICS इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस हमने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कौन कौन से है, साल्मिटिरोल और फॉर्मिटिरोल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने देना होता है। ठीक है, एड ऑन थेरेपी में। ठीक है, ये उस वक्त देते हैं जब पोअरली कंट्रोल हो रेगुलर प्रिवेंटर थेरेपी से। ठीक है, और अगर अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्थ ड्रग्स। ठीक है, फोर्थ ड्रग। ठीक है, जिसे कहते हैं एडिशनल एड ऑन थेरेपी।
ठीक है। एडिशनल एड ऑन थेरेपी, जब नो रिस्पॉन्स टू लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हो, नो रिस्पॉन्स टू लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हो, ठीक है, या क्या हो, इसमें ICS का डोज हमें इस लो डोज पे अगर कंट्रोल ना हो रहा हो तो उस वक्त भी हम एडिशनल एड ऑन थेरेपी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, ICS इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का डोज बढ़ाना होता है, उसके साथ हमने ऐड करना होता है हमारे पास लिकोट्रिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, जो क्या है मोंटेलुकास्ट हो गया, जाफिर लुकास्ट हो गया, ICS पर लगा है, उसके साथ हम लिकोट्रिन रिसेप्टर एगोनिस्ट भी ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर स्टेप 4 से भी अगर कंट्रोल ना हो तो हम स्टेप 5 में जाते हैं, जो है क्या है इंक्रीज डोज। हम क्या करेंगे, ICS का डोज है वो मीडियम से हाई डोज में कर देंगे, ठीक है, ICS के जो डोज है, ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब अगर स्टेप 5 से भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, अस्थमा, तो हम स्टेप 6 में जाते हैं, जो क्या है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें हमने क्या करना होता है, प्रेडनिसोलोन को डेली के हिसाब से प्रेडनिसोलोन ओरली देना होता है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन को, ठीक है। पेशेंट इससे भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो उस वक्त हमने क्या करना है, हमने उसे बायोलॉजिकल एजेंट्स देना है, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स देने हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं, ओमालिजुमाब है, जो किसके अगेंस्ट होते हैं, जो IgE जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इसी तरह मेपोलिजुमाब होता है, ठीक है, जो क्या है इंटरल्यूकिन 5 का एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हमने देना होता है, ठीक है। तो हम एक रिवाइज करते हैं। तो मैनेजमेंट का ये है कि मैनेजमेंट में ये होता है कि हाँ, सबसे पहले हम जो सिम्टम की वाइज उसको हमने स्टेप वाइज चलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में ओकेजनल यूज़ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और स्टेप 2 में अगर स्टेप 1 कंट्रोल नहीं हो तो ICS देना होता है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो तो 4th ड्रग ऐड करेंगे, जो क्या है लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर ICS को डोज को और बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर स्टेप 6 में क्या करेंगे, हम ओरल स्टेरॉइड्स देंगे डेली प्रेडनिसोलोन को, ठीक है। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो बायोलॉजिकल एजेंट्स देंगे, जो क्या है ओमालिजुमाब और मेपोलिजुमाब से।